राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रस्तावों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहे। नामांकन के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जगन रेड्डी के वाईएसआर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान एनडीए की एकजुटता भी नजर आई। गौरतलब है कि 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी मुख्यालय में हुई पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया था कि बैठक में 20 नामों पर चर्चा करने के बाद सबने एक मत होकर आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। विपक्षी दल यशवंत सिन्हा को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से हैं। वो जनता पार्टी से लेकर जनता दल और बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जीत के आंकड़े से सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी एनडीए अब नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी के समर्थन के बाद बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकलती दिख रही है। वहीं विपक्ष जादुई आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद से तबाही का मंजर है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक राज्यों में बुरा हाल है। एक तरफ जहां असम में बाढ़ से बुरा हाल है, तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश ने बेहाल किया हुआ है। असम की बात करें तो पूरा असम इस समय पानी में डूबा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ लगातार राहत और बचाव में जुटी है। यहाँ बहाव इतना ज्यादा है कि गाड़ियां माचिस की डिब्बी की तरह बह रही हैं। असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। गांव दरिया बन गए हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के बीच सेना कमान संभाल चुकी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सेना कैसे सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाल रही है। असम के लोगों के लिए भारतीय सेना के जवान इन लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। असम में बाढ़ के हालात कितने गंभीर हैं, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बाढ़ में असम का हर जिला प्रभावित है, जिससे लगभग 47 लाख लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर हैं। लगातार हालातों पर नजर बनाने के साथ साथ उन्होंने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और दौरा किया और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि केंद्र सरकार असम में बाढ़ की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है और इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। गौरतलब है कि असम का कोई भी इलाका इस समय पानी के प्रकोप से बच नहीं पाया है। जिधर नजर घुमाएं उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन गई हैं और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की काफी जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या किसी से छुपी नहीं है। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है। सर्दियों के दौरान प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है कि दिल्ली गैस चेंबर में बदल जाती है। इस प्रदूषण से जहां एक और लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने आने वाली सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है।
यानी कि अक्टूबर से अगले 5 महीने तक दिल्ली में किसी भी प्रकार के मध्यम और भारी वाहनों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी, यानी इन वाहनों को दिल्ली के बॉर्डर पर एंट्री नहीं मिल सकेगी। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन सिर्फ ट्रकों से निकलने वाला धुआं ही पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। सर्दियों के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा पराली जलाने के भी कई मामले सामने आए हैं, जिसका धुआं दिल्ली पहुंचने पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां भी आती हैं। वैसे तो दिल्ली सरकार समय समय पर प्रदूषण को कम करने के लिए कई गाइडलाइंस भी जारी करती रही है, जैसे सर्दियों में प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव, रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ रखना, किसानों से पराली न जलाने की अपील करना। इसके अलावा कई ऐसे उपाय दिल्ली सरकार करती हुई नजर आती है, लेकिन फिलहाल उसका कोई असर दिल्ली के पोल्यूशन पर पड़ता नहीं दिखता। देश में कोरोना की तेज होती रफ्तार डराने लगी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना की सुपर स्पीड के बीच एक्टिव केस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के साथ ही देश में एक्टिव केस की तादाद भी बढ़कर 90,000 के और करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,336 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 13 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार से देश में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर अब 4.32% आ गई है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.07% हो गई है। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 5,218 नए मामले सामने आए, जबकि एक और मरीज ने महामारी के चलते जान गंवा दी। इससे राज्य में कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 89,50,000 को पार कर गई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बीच 24 घंटे में कोरोना के 1,934 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण दर 8.10% हो गई है। डराने वाली बात यह है कि गुरुवार को सामने आए नए मामले 4 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में कोरोना की एक और लहर की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अब चारों तरफ से घिर चुकी है और कभी भी सत्ता हाथ से जा सकती है। पार्टी में तमाम विधायकों की बगावत के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत फिर सामने आए हैं। राउत ने कहा कि पार्टी के 12 विधायकों ने बगावत की है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि उनके नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं। इसका आरोप उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री पर लगाया है। राउत ने कहा कि अगर सरकार बचाने की कोशिश हुई तो शरद पवार घर नहीं जा पाएंगे। संजय राउत ने मीडिया के सामने आते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। संख्या बल कागज पर ज्यादा हो सकता है। सरकार कब बनेगी भी या नहीं पता नहीं। राउत ने आगे कहा कि शरद पवार को भी धमकियां दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री धमकियां दे रहा है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुवाहाटी में शिवसेना को बागी विधायकों के साथ मौजूद शिंदे ने 37 विधायकों के हस्ताक्षर की हुई चिट्ठी को डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भेजकर महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया है। हालांकि डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने अब तक 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायक उनके पाले में हैं, जिससे सरकार के अलावा खुद शिवसेना भी टूटने की कगार पर है। इस बीच शिवसेना की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में खुद सीएम उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये देखना
बाकी है कि इस बैठक में कितने शिवसेना नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.